हेलो स्टूडेंट्स। बेटा, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टेंस, और एक मेजर डिफरेंस बेटा ये है रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में कि रेसिस्टेंस रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर, ठीक है बेटा, while resistivity is the property of the material which describes the resistance with exact measurement, and it also describes how strongly it resists the electric current. So इन सारी बातों पे डिस्कशन हमारा हुआ था। अब हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, whatever electrolyte and what to say semiconductor, ये सब के बारे में हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक टर्म है मोबिलिटी, वो हम डिस्कस कर देना चाहते हैं बेटा। मोबिलिटी क्या है, ठीक है? व्हाट इज मोबिलिटी? मोबिलिटी क्या है? तो बेटा, जैसे हमने बताया था आपको कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर के बीच अप्लाई करते हैं बेटा, तो क्या होता है, जो उसके चार्ज कैरियर्स होते हैं, जैसे मेटल के केस में चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन से बेटा वो ड्रिफ्ट करना शुरू कर देता है बेटा। कौन से डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में बेटा, ठीक है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन से तो मूव कौन से डायरेक्शन में करेगा? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पोटेंशियल डिफरेंस से क्रिएट किया है दो एंड, कंडक्टर के दो एंड के बीच में, उसको अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देगा। अब जब फ्लो करना शुरू कर देगा बेटा, तो हम किसी दो मटेरियल, दो कंडक्टर, दो मेटल के बीच हम कैसे डिफरेंस पता करेंगे कि किसमें कौन सा चार्ज कैरियर कितना इजीली मूवेबल है बेटा, ठीक है? कितना क्विकली मूव कर सकता है। तो ये बात के लिए हम क्या करते हैं बेटा, मोबिलिटी को समझते हैं। मोबिलिटी डिफरेंट कंडक्टर का डिफरेंट हो सकता है बेटा, और वो बता सकता है कि किसका बेहतर है। जैसे अगर मैं बोलूँ किसके कॉपर और एल्युमिनियम या फिर आयरन, ठीक है बेटा, इसमें से किस कंडक्टर का कितना बेहतर हो सकता है, कितना इजीली मूवेबल है, कितना क्विकली मूवेबल है बेटा, ठीक है? वो मोबिलिटी होता है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूँ तभी वो मूव करना शुरू करता है, ठीक है बेटा? तो जब मूव करना शुरू करता है तो इट इज हाउ टू से, इट इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये इसका क्वालिटी, उस मटेरियल का क्या बताता है बेटा, क्वालिटी बताता है, ठीक है? अब एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं बेटा, जैसे अगर एक एग्जांपल ऐसा है कि जैसे दो गाड़ी है हमारे पास बेटा, ठीक है? क्या है? दो गाड़ी है। दोनों गाड़ी में एक में अच्छा बॉल बेयरिंग है बेटा, दूसरे में अच्छा बॉल बेयरिंग नहीं है, ठीक है? अगर दोनों को मैं सेम फोर्स से, यहाँ देखिए बेटा, दो गाड़ी है हमारे पास में, ये देखिए दो कार है, छोटा छोटा, ठीक है? अगर इन दोनों को, ये देखिए, अगर इन दोनों को मैं एक सेम ही फोर्स से, दोनों को मैं क्या करूं, सेम फोर्स से पुश करूं, इसको बेटा पुश किया, देखिए एक कार जो है बेटा कुछ ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, एक कार बेटा थोड़ा ही डिस्टेंस कवर किया। इंस्पाइट ऑफ दैट कि दोनों पे हमने क्या हुआ बेटा, सेमी फोर्स लगाया, ठीक है? तो सेम फोर्स लगाने के बाद भी क्या हो सकता है, ये दोनों कार बेटा एक अलग अलग डिस्टेंस को कवर किया। तो इसका मतलब है बेटा, फिर से एक बार देख लीजिए, अगर मैंने इसको सेमी फोर्स लगाया तो देखिए एक कुछ ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक थोड़ा डिस्टेंस कवर कर रहा है बेटा। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि अगर इलेक्ट्रॉन पे सेमी फोर्स लगता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे सेम फोर्स लगता है, फिर भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों का अलग अलग हो सकता है, ठीक है? तो ये डिफरेंट मटेरियल का क्या है, क्वालिटी है, इसको हम मोबिलिटी कहते हैं। तो चलिए अब डिफाइन करते हैं बेटा मोबिलिटी को। मोबिलिटी इट इज डिफाइंड एज drift velocity per unit
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी and denoted by mu. So mu is equal to Vd drift velocity divided by electric field intensity. We know that Vd is equal to E charge or electric field intensity divided by m. So mu is equal to, that implies mu is equal to E by m into tau divided by E. That implies mu is equal to E by m tau. अगर देखें बेटा, ठीक है, दो कंडक्टर में, जैसे कि पहले भी हमने एग्जांपल से आपको बताया बेटा, मान लीजिए कि दो कंडक्टर है, मान लिया दो कंडक्टर है बेटा, और दोनों में सेमी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया, ठीक है, तो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा अलग अलग हो सकता है, सेम फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लगने के बावजूद, क्योंकि फोर्स क्या होगा बेटा, ई होगा, ठीक है। अगर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया तो फोर्स इस पे भी क्या होगा बेटा, ई होगा। फोर्स एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मास हो गया, इसका भी मास हो गया, ठीक है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ई बाई एम इंटू टाउ, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया बेटा। तो क्या अलग हो सकता है दोनों का बेटा, अगर मैं बोलूंगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग है तो क्या अलग हो सकता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है बेटा, आई बाई एन, अगर सेम करंट है बेटा तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एन पे। ये एन दोनों का अलग अलग हो सकता है, दो डिफरेंट कंडक्टर का एन क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग हो सकता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग हो सकता है, इसका मतलब टाउ अलग हो, दोनों का अलग अलग हो सकता है रिलेक्सेशन टाइप। और इसलिए बेटा म्यू जो है किसी दो डिफरेंट कंडक्टर्स का डिफरेंट हो सकता है, और वो हमें मोबिलिटी ये बताता है बेटा कि किस कंडक्टर का, अगर किसी कंडक्टर में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई करते हैं बेटा, कितना क्विकली या कितना इजीली ड्रिफ्ट करना शुरू करता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट मोबिलिटी। अब हम बात करेंगे बेटा रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के ऊपर टेम्परेचर डिपेंडेंस, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टेंस। व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी कंडक्टर, व्हाट विल हैपन विद द कंडक्टर, इट विल इंक्रीज और डिक्रीज। और व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर, व्हाट विल हैपन, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। तो डिफरेंट मटेरियल्स का हम सभी का देखेंगे बेटा, ठीक है, कंडक्टर का, सेमीकंडक्टर का, एलॉय का, आपका और क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट का, इंसुलेटर का, ठीक है बेटा, ये सारी चीजों का देखेंगे। तो इससे पहले एक टर्म्स आता है, एक टर्म आता है बेटा, वो टर्म है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, देखिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होता है, ओके। Temperature coefficient of the effect of temperature on effect of temperature on resistivity or resistance।
जब हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो बेटा क्या होता है उसके साथ, उसके जो चार्ज कैरियर्स से बेटा वो ड्रिफ्ट तो होता है, मगर नंबर ऑफ कॉलिजन उसका क्या होता है, बढ़ जाता है। नंबर ऑफ अगर कॉलिजन बढ़ जाएगा बेटा तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा तो उसके अनुसार क्या होगा बेटा, अगर मैं बोलूँ कि मैंने क्या किया बेटा 15 डिग्री सेल्सियस से मान लिया उसको 20 डिग्री सेल्सियस किया, तो टेम्परेचर हमने बढ़ाया। टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा बेटा, उसके अंदर जो चार्ज कैरियर है उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ाई है बेटा, तो उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बेटा। सवाल है कैसे कम हो गया, तो सवाल है तो इसका आंसर है बेटा कि जब हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, मान लो एक कंडक्टर मेटल है, तो अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो एन तो इसका वही है, एन में कोई चेंज नहीं आएगा बेटा। अगर पर्टिकुलर हमने कंडक्टर लिया तो एन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल्स के लिए। मान लो कंडक्टर हमने मेटल लिया बेटा, तो मेटल्स के लिए इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये सेम है बेटा। ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ाते ही क्या होगा, ये सब नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ जाएगा। मतलब ये जो पहले यहाँ से यहाँ तक जाता था, मतलब कहने का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कॉलिजन ज़्यादा था बेटा, अब क्या हो गया, नंबर ऑफ कॉलिजन फटाफट ऐसे बढ़ता जाएगा, तो ये डिस्टेंस जो होगा बेटा छोटा हो जाएगा, उसके बीच जो कवर करता है कॉन्सिक्यूटिव कॉलिजन के बीच जो स्ट्रेट लाइन पाथ है बेटा, वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा। तो वो क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा। और अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगा। बोलिए कैसे, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, E/m टाउ होता है। तो टाउ अगर कम हो गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये कम हो जाएगी। ठीक है, और इस तरह से रेसिस्टिविटी के अगर ऊपर हम जाए तो रेसिस्टिविटी क्या होता है, फॉर्मूला हमने देखा था रेसिस्टिविटी का बेटा, क्या होता था रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला। रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला है आपका m/ne², ठीक है, ml टाउ ऐसा था। रेसिस्टेंस हमने क्या देखा था, ml/ne² टाउ a ऐसा था। ठीक है, तो अगर किसी कंडक्टर की बात करूं, जैसे मेटल की बात करूं, तो ये तो चेंज नहीं हो रहा है बेटा, ये टाउ चेंज हो रहा है। तो टाउ चेंज होगा तो रेसिस्टिविटी क्या होगा, ये चेंज मतलब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर ये कम होगा तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, उसी तरह से रेसिस्टेंस तो ρL/A होता है, तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंगली क्या होगा बेटा, इंक्रीज कर जाएगा, ऐसे इंक्रीज कर जाएगा, ऐसा होता है। किसी सेमीकंडक्टर का केस में अगर बात करें तो बेटा, अगर मैं बात करूं किसी सेमीकंडक्टर तब क्या होगा, सेमीकंडक्टर इस इन दो फॉर्मूला पे हम थोड़ा क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अगर सेमीकंडक्टर का हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, किसी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज किया, तब क्या होगा बेटा, ये जो सिलिकॉन, जैसे सेमीकंडक्टर क्या होता है, सिलिकॉन इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है बेटा, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे बेटा, इसके बीच जो कोवैलेंट बॉन्ड है बेटा वो टूटता है, तो टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन्स की नंबर बढ़ जाएगा बेटा, काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा, एन इंक्रीज कर जाएगा। ये देखिए, अगर मैं रेसिस्टिविटी की बात करूँ तो ये फॉर्मूला क्या है, m/ne² टाउ है बेटा, तो इसमें अगर एन बढ़ गया, एन क्या हो गया बेटा, इंक्रीज कर गया। अब एन इंक्रीज कर गया, लेकिन रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, अभी भी क्या है, नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ रहा है। ठीक है बेटा, अभी भी क्या हो रहा है, नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ रहा है, और अगर नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ रहा है तो रिलैक्सेशन टाइम अभी भी क्या हो रहा है बेटा, अभी भी रिलैक्सेशन टाइम क्या हो रहा है, अभी भी रिलैक्सेशन टाइम क्या हो रहा है बेटा, कम ही हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे दो चीजें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब ये चार्ज डेंसिटी बेटा इंक्रीज कर रहा है, और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर रहा है। अब सवाल है कि रेसिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पे दो टर्म आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जब दो टर्म आ रहा है तो कौन किसको डोमिनेट कर रहा है,
ये एन डोमिनेट कर रहा है टाउ को, ये टाउ डोमिनेट कर रहा है इनको, तो बेटा एन डोमिनेट कर रहा है टाउ, एन क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है टाउ को, इसलिए अल्टीमेटली अगर एन डोमिनेट करेगा टाउ को तो ये इंक्रीज कर रहा है बेटा, अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा, फाइनली डिक्रीज कर जाएगा बेटा। इस तरह से रेसिस्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज, रेसिस्टिविटी डिक्रीज करता है। ओके, मैं इसको इस तरह से करता हूँ, एक टेबल बना देता हूँ बेटा, तो आपको थोड़ा सही आइडिया होगा किस तरह से हम इस पर काम करेंगे। देखिए यहाँ दो चीज़ों का मैं लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ लिख रहा हूँ मटेरियल, एक कंडक्टर, दूसरा सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर क्या क्या चीज हमने देखा बेटा, सबसे पहले देखा अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो N मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी N, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा घटा, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम टाउ, टाउ से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद रेसिस्टिविटी, रिलैक्सेशन टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD, और फिर रेसिस्टिविटी, नो रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस आर क्या क्या चीजें देखो बेटा, कंडक्टर मतलब मेटल ले लो, इलेक्ट्रोलाइट का बाद में देखेंगे, कंडक्टर मतलब मेटल ले लो। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा था बेटा, नो चेंज नहीं हो रहा था, और इस वजह से रिलैक्सेशन टाइम क्या हुआ था कि डिक्रीज हो रहा था, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हुआ, डिक्रीज, रेसिस्टिविटी इंक्रीज किया, रेसिस्टेंस इंक्रीज किया। सेमीकंडक्टर के केस में ये इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर रहा है, और चूंकि ये इसको डोमिनेट कर रहा है बेटा, डोमिनेट कर रहा है, इस फॉर्मूला में रेसिस्टिविटी का m/n² टाउ, तो ये क्या करेगा फाइनली, रेसिस्टिविटी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, ठीक है, क्योंकि टाउ के ऊपर डिपेंड करता है, और रेसिस्टिविटी डिक्रीज करेगा, रेसिस्टेंस फाइनली डिक्रीज करेगा। अब इसके बाद डिफरेंट मटेरियल के लिए और भी बेटा एलॉयज है, ठीक है, इंसुलेटर्स है, इलेक्ट्रोलाइट है। इसका डिस्कशन से पहले हम चाहते हैं कि कुछ फॉर्मूला बेस हम काम करें बेटा, ठीक है, फॉर्मुलेट करें किस तरह से रेसिस्टिविटी पे फर्क पड़ता है, रेसिस्टेंस पे फर्क पड़ता है, इसका टेम्परेचर का, ठीक है। तो एक टर्म है बेटा, वो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी।
इसको अल्फा बोलते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। तो इस वजह से उसको मिटा देते हैं। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, ओके। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, denoted by alpha। जब हम टेम्परेचर किसी कंडक्टर का, किसी मटेरियल का इंक्रीज करते हैं बेटा, तो एक टर्म अल्फा आता है, ठीक है। वो ये बताता है बेटा कि अगर पर डिग्री सेल्सियस आपने इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, तो कितना चेंज इन रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी उस चेंज इन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होगा बेटा, ठीक है। तो वो बेसिकली हम कांस्टेंट मानते हैं। वैसे देखा जाए तो बेटा किसी केस में क्या होता है बेटा, वेरिएबल भी होता है, लेकिन माइनर वेरिएशन उसका बहुत माइनर होता है, इसलिए हम अल्फा को क्या करते हैं, कांस्टेंट देते हैं बेटा। तो इट इज डिफाइंड एज, ये अल्फा कैसे डिफाइन होगा, अल्फा इट इज डिफाइंड एज change in resistivity per unit change in, okay, per unit change in temperature, per unit change in temperature, per unit original initial resistivity। मतलब अगर मैं बात करूं अल्फा, तो लिखूंगा अल्फा इज इक्वल टू 0/ρ dV, और इसका यूनिट होगा बेटा पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस, या केल्विन भी, अगर चेंज इन केल्विन होगा बेटा तो भी हम लिख सकते हैं पर डिग्री केल्विन, ठीक है। तो अगर मैं अल्फा इज इक्वल टू d/ρ dt लिखता हूं, तो d/ρ क्या हो जाएगा बेटा, सोचो, अल्फा dt हो जाएगा। अगर इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड में, ठीक है, ऐसा, ठीक है, क्या आ जाएगा बेटा, कहां से कहां तक, मान लीजिए इनिशियल जो था वो ρ नॉट है, और किसी टाइम पे कितना है, किसी टेम्परेचर पे इसका रेसिस्टिविटी ρT लिखा बेटा, और यहाँ अल्फा dt मतलब ये dt, तो टेम्परेचर इनिशियल ले लो और टेम्परेचर फाइनल ले लो, ऐसा टेम्परेचर इनिशियल, टेम्परेचर फाइनल, ठीक है। टेम्परेचर इनिशियल, टेम्परेचर फाइनल, ये क्या हो जाएगा बेटा, इसका इंटीग्रेशन log ρ, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, ρ नॉट से लेकर के ρT तक, और यहाँ पे क्या ऐसे ही छोड़ो, T इनिशियल से लेकर के T फाइनल, अल्फा डी, अब क्या होगा, लॉग यहाँ पे पुट करेंगे, log ρT/ρ नॉट हो जाएगा बेटा, log ρT ऐसे, ρT माइनस log ρ नॉट, तो लिखेंगे log ρT/ρ नॉट इक्वल टू अल्फा dt
अल्फा डी टी, टी इनिशियल से लेकर के टी फाइनल तक। ठीक है, फाइनली हम इसको लिखेंगे रो टी बाई रो नॉट इज इक्वल टू, ये रो नॉट इधर आ जाएगा, ई का पावर हो जाएगा बेटा, ई का पावर क्या हो जाएगा अल्फा डी टी, टी इनिशियल से लेकर के टी फाइनल तक, ऐसा हो जाएगा। तो रो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, रो टी आ जाएगा आपका रो नॉट ई अल्फा डी टी, टी इनिशियल से टी फाइनल तक, ऐसा है। अब यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल टर्म आ गया बेटा, नेट एक्स इज इक्वल टू मान लो आप अल्फा डी टी, ऐसा मान लो, टी इनिशियल से लेकर के टी फाइनल तक, ओके, टी फाइनल तक। ई का पावर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, मैथमेटिकल एक्सपेंशन बोलते हैं, 1 प्लस एक्स का फैक्टोरियल 1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 प्लस एक्स एन का पावर ऐसे फैक्टोरियल होता है। और क्योंकि ये अल्फा जो है, इसकी बात करें बेटा, अगर मैं एलॉयस की बात करूं, ठीक है, अगर मैं एलॉयस की बात, ये एलॉयस की बात करता हूं, अगर मैं कंडक्टर की बात करूं, ठीक है बेटा, तो इसका 10⁻³ के आसपास होता है, 10⁻³, और उसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा बेटा इस अल्फा का, तो ये और भी छोटा हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा। तो इसका टर्म बस इतना ही कर लेंगे, अगर मैं लूंगा तो चल जाएगा, 1 प्लस एक्स बाय फैक्टोरियल 1, मतलब फैक्टोरियल 1 ऐसा होता है बेटा, 1 फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल अगर 2 मैं बोलूंगा बेटा 2 इंटू 1 हो गया, फैक्टोरियल 3 बोलूंगा बेटा तो 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, ऐसा इसको फैक्टोरियल बोलते हैं बेटा, मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। फैक्टोरियल 4 अगर बोलूंगा बेटा तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसा होता है। तो बस फैक्टोरियल 1 तक ही हमें लेना है, तो फैक्टोरियल अगर 1 तक मैंने लिया तो 1 आ गया। इस तरह से मैं अगर इसको एक्सपेंशन करूं बेटा, ये x इक्वल, हमने इसको मान लिया, तो रो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो नॉट, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस, क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स, ये हमने मान लिया ऐसा, अल्फा टी टी, टी इनिशियल से लेकर के टी फाइनल तक आ गया, ठीक है, ये फॉर्मूला। अब अगर ये अल्फा मैंने बताया बेटा, कहीं कहीं पे स्मॉल वेरिएशन होता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में हम कांस्टेंट ही कंसीडर करते हैं, बहुत थोड़ा होता है बेटा। तो ये अगर ये कांस्टेंट होगा तब क्या आ जाएगा, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस, ठीक है, अल्फा बाहर निकल जाएगा बेटा, अल्फा ये बाहर निकल गया, और डी टी के जगह में क्या आ जाएगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल मतलब डेल्टा टी, ये फॉर्मूला बन गया। किसी समय टेम्परेचर जो है, किसी टेम्परेचर पे रेसिस्टिविटी रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है, ठीक है। और इसी तरह से रेसिस्टेंस भी लिखते हैं बेटा, रेसिस्टेंस कैसे लिखते हैं, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, अगर हमें रेसिस्टेंस लिखना हो ऐसे, ठीक है। तो टेम्परेचर के साथ रेसिस्टिविटी कंडक्टर का बेटा क्या होता है, इंक्रीज करता है, इस फॉर्मूले से। आप रेसिस्टेंस को ऐसे भी कर सकते हो, देखो चलो बेटा, अब इसके ऊपर एक प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। A metallic wire has a resistance of 120 ohm at 20 degrees Celsius. Find the temperature at which the resistance of some metallic wire, same metallic wire, rises to 240 ohm, where the temperature coefficient of wire is 2 into 10⁻⁻4 per degree Celsius. ठीक है, तो क्या क्या चीज़ है, पहले गिवन डेटा आप देख लो बेटा, और रेसिस्टेंस ऑफ 120 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब इनिशियल टेम्परेचर,
इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया है बेटा 120 ओम दिया है, डेटा हम क्वेश्चन से ही लिख रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है एट 20 डिग्री सेल्सियस का मतलब है टी इनिशियल दिया है बेटा, कितना दिया है 20 डिग्री सेल्सियस दिया है। फिर उसके बाद क्या है और क्या दिया है 240 ओम दिया है आपको, आर फाइनल दिया है मतलब आर टी किसी टेम्परेचर पे कितना है 240 ओम ये दिया है। और टी फाइनल क्या करना है आपको निकालना है, वेयर द फाइंड द टेम्परेचर एट विच, वही निकालना है, टी फाइनल आपको निकालना है। ओके और अल्फा भी दिया हुआ है, अल्फा कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। बस वो फॉर्मूला लगाइए, कौन सा फॉर्मूला आर टी इक्वल टू आर नोट या आर इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है आर टी कितना दिया है 240 ओम इक्वल टू आर इनिशियल 120 ओम 1 प्लस अल्फा कितना दिया है बेटा 2 × 10⁻⁴ और डेल्टा टी बोलने से टी इनिशियल माइनस टी फाइनल, टी इनिशियल सॉरी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, टी फाइनल माइनस 20। ठीक है क्या आ जाएगा इधर कर दो 240/120 इक्वल टू 1 प्लस 2 × 10⁻⁴ टी फाइनल माइनस टी 20 ऐसे लिखिए। ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, हाँ 2 हो जाएगा बेटा, 2 बोलने से क्या इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 - 1 हो गया भाई। फिर ये पूरा कर दो बेटा 1/2 × 10⁻⁴ टी फाइनल माइनस टी 20, तो टी फाइनल प्लस 20 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 10⁻⁴/2 कितना आ जाएगा 10⁻⁴ बोले से 3/4/2 प्लस 20 इक्वल टू टी फाइनल, मतलब ये कितना आ जाएगा 5000, मतलब आंसर आ जाएगा आपका टी फाइनल इक्वल टू 5020 डिग्री सेल्सियस, आंसर हो गया। ठीक है इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत आसान होता है, इस फॉर्मूला पे अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे बेटा निकल जाएगा। ठीक है अब एक दूसरा प्रॉब्लम देखिए बेटा, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन α1 α2 and ρ1 ρ2 such that the final resistance is independent of temperature. बेटा ये प्रॉब्लम ऐसा है कि जैसे अगर हम इंडिया में रेसिस्टर बनाया, ठीक है मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है यहाँ का टेम्परेचर, तो यहाँ का टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस पे बनाया और हमने बताया आपको कि टेम्परेचर के साथ ये वेरिएशन होता है रेसिस्टेंस। किसी दूसरे कंट्री में मान लिया रसिया में जहाँ का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस है, मान लिया उस रशिया में हमें एक्सपोर्ट करना है ये रेसिस्टर जो हमने बनाया है, तो जितना रेसिस्टर हमने बनाया रशिया में अगर जाएगा बेटा उस टेम्परेचर पे, क्या रेसिस्टेंस वही रहेगा उस रेसिस्टर का, ये चेंज कर जाएगा बेटा। ठीक है तो अब उसे जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो रहा है,
ऐसे हालत में फिर मुश्किल हो जाएगा बेटा। तो क्या करना पड़ेगा ऐसे हालत में कि रेसिस्टर का रेसिस्टेंस जो है बेटा वो इंडिपेंडेंट है, तो वो इस तरह का प्रॉब्लम है। ऐसे हालत में दो डिफरेंट मटेरियल को हम क्या करते हैं बेटा, एलॉय बना देते हैं और फिर क्या करते हैं, उससे क्या चेंज नहीं होता है बेटा, एक रिलेशन आता है जिसकी वजह से रेसिस्टेंस चेंज नहीं होता है। देखिएगा कैसे इनिशियल मान लो रेसिस्टेंस क्या होता है बेटा, रो एल बाई ए फॉर्मूला होता है, रो एल बाई ए, ठीक है। तो पहले इनिशियली जैसे मैं इंडिया की बात किया जहाँ पे हमने बनाया तो वो हो जाएगा आपका रो वन एल बाई ए, मैंने ऐसा दो मटेरियल डिफरेंट मटेरियल का रेसिस्टर है, ठीक है। एक रो वन है और अल्फा वन है, दूसरा रो टू है और अल्फा टू। लेंथ इसका भी एल है और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए है। तो पहले हमने क्या लिखा बेटा, पहले इनिशियली टेम्परेचर क्या था, इनिशियल रेसिस्टेंस क्या था, रो वन एल बाई ए प्लस रो टू एल बाई ए, ये था, ठीक है। अब अगर हमने टेम्परेचर चेंज किया, इंक्रीज किया सपोज, तो क्या हो जाएगा बोलिए, रो वन बदल जाएगा बेटा, ये रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बदल जाएगा। कितना बदल जाएगा, वन प्लस अल्फा डेल्टा टी एल बाई ए प्लस ये रो टू में बदल जाएगा वन प्लस अल्फा, ये अल्फा वन होगा बेटा, अल्फा टू डेल्टा टी एल बाई ए। इसमें एल बाई ए सब जगह कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे, रो वन प्लस रो टू इक्वल टू, यहाँ क्या बच जाएगा, रो वन प्लस रो वन अल्फा वन डेल्टा टी प्लस रो टू अल्फा टू डेल्टा टी। इसमें रो वन रो टू कट गया बेटा, ठीक है। क्या बचा, रो वन अल्फा वन डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा टी प्लस रो टू अल्फा टू डेल्टा टी इक्वल टू डी। अब ये डेल्टा टी भी चला जाएगा, कॉमन लेंगे जीरो में, तो क्या आ जाएगा, रो वन अल्फा वन प्लस रो टू अल्फा टू इक्वल टू डी। ये कंडीशन हो जाएगा। और भी अगर हम करेंगे बेटा, रो वन बाई अल्फा वन, रो वन बाई रो टू इक्वल टू रो वन बाई रो टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा टू बाई अल्फा वन, ठीक है। जहाँ पे एक नेगेटिव होगा तभी होगा, क्योंकि एक अगर अल्फा टू नेगेटिव होता है बेटा, दूसरा एक कंडक्टर दूसरा सेमी कंडक्टर इस तरह का, तब ये माइनस इधर आ जाएगा, मतलब ऐसे रो वन अल्फा वन और मान लीजिए नेगेटिव टर्म है इक्वल टू हो जाएगा रो टू अल्फा टू, ये माइनस वाला इधर का, मतलब ये कंडीशन आएगा, रो वन बाई रो टू इक्वल टू अल्फा टू बाई अल्फा वन, ठीक है बेटा। इससे क्या होगा, अगर हम ऐसा काम करते हैं, ये कंडीशन में बनाते हुए, तब रेसिस्टर का रेसिस्टेंस क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो जाता है, ओके। अब बात करेंगे बेटा, कहाँ तक हमने बताया था आपको, कंडक्टर्स का और सेमीकंडक्टर्स का, ठीक है। अब अगर मैं किसी एलॉय की बात करूं तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है बेटा, ऑलमोस्ट चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट चेंजेस एलॉय के साथ नहीं होता है, जैसे मैग्नीज हुआ, कॉन्स्टेंटेन हुआ बेटा, है ना, क्रोमियम हुआ, क्या बोलते हैं उसको, मैक्रोम हुआ, सर मैक्रोम है, इन सब के साथ में इन लोगों का जो अल्फा होता है वो बहुत कम होता है, तो ऑलमोस्ट नो चेंज होता है, टेम्परेचर के साथ ये बदलता नहीं है, इंक्रीज करने से नहीं बदलता है, ऑलमोस्ट नहीं बदलता, बहुत थोड़ा वेरिएशन होता है, ठीक है।
एलॉय के साथ अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा बेटा, ऑलमोस्ट नो चेंज, अल्फा इज वेरी लो, नो चेंज। ठीक है, फिर इंसुलेटर्स के साथ क्या होता है बेटा, पहले इलेक्ट्रोलाइट देख लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के साथ क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट के साथ अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल के साथ अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं बेटा, तो वो सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, थिन हो जाता है। थिन होने की वजह से क्या होता है, रेसिस्टेंस, उसको ऑफर्ड जो रेसिस्टेंस होगा वो कम हो जाएगा बेटा, थिन हो जाएगा। इससे क्या होगा, रेसिस्टिविटी डिक्रीज करेगा बेटा। ठीक है, ये रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा। ये इलेक्ट्रोलाइट में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज, तब क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट में रेसिस्टिविटी क्या करेगा, डिक्रीज होगा, रेसिस्टिविटी डिक्रीज। ठीक है, फिर अगर बात करूं बेटा इंसुलेटर्स की, बेसिकली इंसुलेटर्स बेटा नॉन कंडक्टर है, कहने का मतलब है दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसकी रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है बेटा, मतलब आप मान के चलो उसका रेसिस्टिविटी कंडक्टर्स का 10⁻⁻8 ओम मीटर है और उसका 10⁻18 टाइम्स ज़्यादा होता है बेटा, समझिए बहुत ज़्यादा होता है इसका, इंसुलेटर्स का। ठीक है, तो ऐसे हालत में क्या ये कंडक्ट कर सकता है, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे तो नहीं करता है। बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ाया एट वेरी हाई टेम्परेचर, एट वेरी हाई टेम्परेचर क्या हो सकता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, eject, electrons eject and constitute current ऐसा। ठीक है, थोड़ा ग्राफ भी देख लेते हैं इसके साथ क्या होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कंडक्टर कॉपर वगैरह के साथ में बेटा, तो कॉपर का जो है वो इस तरीके से इंक्रीज करता है, रेसिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर। ये मेटल का हो गया, कॉपर मेटल। किसी सेमीकंडक्टर का मैं बात करूं बेटा, सेमीकंडक्टर का रेसिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर कैसा होगा, इस तरीके से डिक्रीज करता है बेटा। और अगर मैं किसी इसकी बात करूं, एलॉय की बात करूं बेटा, तो एलॉय का ऑलमोस्ट चेंज नहीं होता है। ऑलमोस्ट क्या होता है बेटा, नो चेंज, मतलब ऑलमोस्ट ऐसे बराबर, नहीं के बराबर होता है नो चेंज। ठीक है, ये क्या है आपका सेमीकंडक्टर, और ये क्या है बेटा, एलॉय। ठीक है,
इस तरह से बेटा अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं कंडक्टर का तो क्या होता है, रेसिस्टिविटी बढ़ता है, इंटर्न रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। अगर हम टेम्परेचर घटाएंगे तो क्या होगा बेटा, रेसिस्टिविटी भी घटेगा, रेजिस्टेंस भी घटेगा, ठीक है। अगर मैं कम करता जाऊं, रेजिस्टेंस घटने का मतलब क्या है या रेसिस्टिविटी घटने का मतलब क्या है। अगर किसी कंडक्टर का मैं टेम्परेचर कम करता जाऊं, बहुत कम करता गया रेसिस्टिविटी घटता गया, तो एक समय आता है बेटा सडनली इसका रेसिस्टेंस, सडनली इसकी रेसिस्टिविटी ड्रॉप्स टू जीरो में चला जाता है, सडनली होता है। अगर कम करते गए रेसिस्टिविटी तो सडनली क्या होता है बेटा, एक समय आता है जब क्या होता है, एक खास टेम्परेचर पे क्या होता है, बिल्कुल जीरो हो जाता है बेटा उसका। मतलब जीरो हो जाने का मतलब आप समझिए, किसी अगर कंडक्टर का रेसिस्टेंस जीरो हो गया मतलब क्या हुआ कि अगर आपने किसी तरह से उसको करंट ड्रिफ्ट कर दिया है, अगर इलेक्ट्रॉन्स को बेटा एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो फिर आपको फिर किसी तरह का वो रेसिस्टेंस नहीं होगा, मतलब और देने की जरूरत नहीं, वो लंबे समय के लिए क्या होगा बेटा, मूव करता रहेगा, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं, ठीक है। ऐसे कंडीशंस में जो कंडक्टर आता है बेटा उसको हम कहते हैं सुपर कंडक्टर बोलते हैं बेटा। और जिस खास टेम्परेचर पे कंडक्टर का रेसिस्टेंस खत्म हो जाता है या रेसिस्टिविटी खत्म हो जाता है, वैसे टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोलते हैं बेटा, क्रिटिकल टेम्परेचर, सुपर कंडक्टर। Are those conductors, are those certain conductors which resistivity suddenly drops to zero by decreasing at suddenly drops to zero at particular temperature और वो टेम्परेचर को क्या बोलते हैं बेटा, क्रिटिकल टेम्परेचर। Superconductors are those certain conductors which resistivity suddenly drops to zero at particular temperature, critical temperature, by decreasing the temperature, by decreasing the temperature. That's what 1911 में बेटा सबसे पहले रिसर्च हुआ था, ठीक है, जो कंडक्टर्स को 4.21 डिग्री केल्विन तक लेके गया था बेटा। यहाँ पे कंडक्टर क्या हुआ था, सुपर कंडक्टर बन गया था बेटा। तो वो जैसे अगर मैं डिक्रीज कर रहा हूँ तो ये घटता जाएगा, सडनली क्या होगा बेटा, ड्रॉप जीरो हो गया, ये सुपर कंडक्टर है। जिस जगह पे इसकी रेसिस्टिविटी जीरो हो गया बेटा सडनली, वो टेम्परेचर कहलाएगा क्रिटिकल टेम्परेचर। ये टेम्परेचर क्या कहलाएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाएगा, ठीक है। वैसे रिसर्च अभी तक चल रहा है बेटा, रिसर्च चल रहा है और कोशिश जारी है कि रूम टेम्परेचर पे कोई कंडक्टर्स क्या हो, सुपर कंडक्टर्स हो जाएगा, ठीक है। वैसे 125 केल्विन तक पहुंच गया और इसके यूजेज भी लॉट्स है बेटा, बहुत जगह है, लाइक आप मैंगलोर ट्रेन वगैरह के लिए, ठीक है, वहाँ पे यूज किया जाता है मैग्नेटिक लेविनेटेड ट्रेन।
कॉमर्शियली या लेबोरेटरी पर्पस के लिए बेटा रेसिस्टर्स दो तरह से बनाए जाते हैं। एक है बेटा देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ resistors used for commercial purpose. Wire on resistor and second कार्बन रेसिस्टर। ये वायर ऑन रेसिस्टर और कार्बन रेसिस्टर कॉमर्शियली जो बनाया जाता है रेसिस्टर बेटा दो तरह से। वायर ऑन रेसिस्टर में क्या करते हैं बेटा, एलॉयज बाइंडिंग होता है, एलॉयज को बाइंडिंग करके रेसिस्टर तैयार किया जाता है बेटा। जबकि कार्बन रेसिस्टर और इसके अंदर क्या बोलते हैं वायर बॉन्ड रेसिस्टर में एलॉयज को ये किया जाता है, लेकिन इसका जो रेंज होता है बेटा वो कम होता है, सम फ्यू फ्रैक्शन में है, सम कुछ ऐसे 0.05 ऐसे लिख दो, 0.5 फ्रैक्शन ऑफ 1 ओम बेटा, फ्रैक्शन ऑफ 1 ओम टू few hundred ohm। ये होता है। और ये कार्बन रेसिस्टर बेटा हाई रेंज रेसिस्टर्स होता है। 100 से ऊपर अगर हमें चाहिए बेटा तो फिर हाई रेंज वाला रेसिस्टर कार्बन रेसिस्टर हम तैयार करते हैं। हाई रेंज रेसिस्टर्स 100 ओम से 100 500 तक में हम यूज़ कर लेते हैं इसको। लेकिन कार्बन रेसिस्टर्स सब किलो वगैरह अगर होता है बेटा तो फिर 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5 ऐसा तब हमें इसकी जरूरत पड़ती है कार्बन रेसिस्टर्स की। और अभी हम उसी को पढ़ेंगे बेटा कार्बन रेसिस्टर क्या होता है, तो किस तरह से इसे बनाया जाता है बेटा। कार्बन रेसिस्टर्स में बेटा और क्यों यूज करते हैं हम कार्बन रेसिस्टर्स को, बेसिकली कार्बन रेसिस्टर्स में जो होता है बेटा वो लिखा हुआ नहीं रहता है डेटा कि कितना ओम का है, बल्कि इसमें क्या होता है बेटा कलर रिंग होता है। ऐसा किस तरीके का कलर रिंग होता है बेटा, कलर रिंग का मतलब है हो सकता है ब्लैक, ब्राउन, येलो, रेड, ऐसा हो सकता है। और उसका मैं एक टेबल यहाँ पे दूंगा, उस टेबल से आपको पता चल जाएगा कि ये जो कार्बन में कलर कोड है, ठीक है, उसका वैल्यू क्या होगा। तो इस रेसिस्टर का वैल्यू डेटा ना दे करके क्या दिया हुआ है, कलर कोड दिया हुआ है। तो एक क्वेश्चन उठता है और उठेगा बेटा कि ऐसा क्यों करते हैं, डेटा ना दे करके क्यों हम कलर बैंड देते हैं वहाँ पे। तो बात ऐसा है बेटा कि जिस किसी कंट्री में ऐसा होता है वो अपने लैंग्वेज में ही साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके रहता है। जैसे अगर चाइना बोलेंगे, रशिया बोलेंगे बेटा, तो वो जब रेसिस्टर बनाता है बेटा वो उसमें कुछ डेटा लिखेगा अपनी भाषा में, और मान लिया इंडिया आएगा तो इंडिया वालों को पता नहीं चलेगा बेटा कि क्या वैल्यू लिखा हुआ है, चाइनीज में लिखा रहेगा तो। या रशियन अगर भेजेगा बेटा, रशियन में लिखा रहेगा, नहीं पता चलेगा हम लोगों को क्या वैल्यू है, ठीक है। ऐसे हालत में क्या होता है बेटा, अगर कलर कोड दे और कलर कोड को पहचानना अगर आता है तो वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि उस रेसिस्टर का क्या वैल्यू है बेटा, ठीक है। इसलिए कार्बन रेसिस्टर्स यूज ज़्यादा होता है और ये एक्सपेंसिव भी नहीं है, इनएक्सपेंसिव है बेटा, कॉम्पैक्ट भी होता है, इनएक्सपेंसिव होता है, दूसरी चीज़ ये है, ठीक है। तो इसका यूज ज़्यादा होता है। और हाई रेंज रेसिस्टर्स में मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं।
कैसे हम वो निकालेंगे वैल्यू, किसी कार्बन रेसिस्टर का वैल्यू कैसे हम निकालेंगे कलर बैंड से, उसका एक तरीका है बेटा, वो टेबल से मैं आपको समझा रहा हूँ क्या तरीका है, देखिएगा किस तरह से हम डिनोट करते हैं उसको, है ना। कलर नंबर मल्टीप्लायर एंड टॉलरेंस। ठीक है, इस कलर को कैसे लिखेंगे बेटा, कौन कौन सा कलर आता है इस कलर में, इसमें जो कलर लिखेंगे बेटा उसका एक तरीका होता है लिखने का बेटा, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किस तरीके से लिखते हैं। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन has very good wife, wears gold silver necklace, अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो ये आ जाएगा, देखो बीबी रॉय, बीबी रॉय ऑफ छोड़ दो, ग्रेट ब्रिटेन हैज छोड़ दो, very good wife, W, ठीक है। और उसके बाद wears gold silver necklace, मतलब क्या है, गोल्ड सिल्वर नेकलेस, GSN, गोल्ड सिल्वर नेकलेस, तो पूरा आप लिख दो गोल्ड सिल्वर, ये टॉलरेंस पे चला जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, गोल्ड सिल्वर नेकलेस, मतलब नो कलर, सिल्वर नो कलर, ठीक है। क्या बेटा, क्या करना है, हमारा काम क्या है, किस मकसद से हम काम कर रहे हैं, कार्बन रेसिस्टर है, इसमें कैसे कलर कोड है बेटा, और उसको पहचानना है, ये जो कलर कोड है क्या रेसिस्टेंस इसका वैल्यू होगा, इस रेसिस्टर का वैल्यू क्या होगा, उसके लिए हम ये सारा काम करते हैं बेटा। किसी कार्बन रेसिस्टर का क्या रेसिस्टेंस होगा, ठीक है, वो डेटा जानने के लिए हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ से एक टेबल हमने तैयार किया है, इस टेबल से हम क्या करेंगे, पता कर लेंगे कि क्या है, ठीक है। अब बीबी रॉय है तो बीबी यहाँ पे कितने बीबी है बेटा, 1 2 और 3 है, 3 बी है, अगर 3 बी है तो अब क्या लिखोगे, कैसे इसको करोगे, 3 अगर बी रहेगा तो बेटा ब्लैक ब्राउन ऑन ब्लू, इसको याद रखिए पहले, ये होगा आपका ब्लैक, बी बोलने से क्या हो जाएगा, ब्लैक, यहाँ पे ब्लैक लिख दो, ये क्या हो जाएगा बेटा, ब्राउन, ये क्या हो जाएगा बेटा, आर तो एक ही है, रेड, ये क्या हो जाएगा बेटा, ऑरेंज,
ऑरेंज, ये क्या हो जाएगा बेटा येलो, ये क्या हो जाएगा बेटा ग्रीन, ये क्या होगा ब्लू, ये क्या हो जाएगा वायलेट, ये क्या हो जाएगा ग्रे, ये क्या हो जाएगा व्हाइट। देखिए दिखाइए। ओके, अब आप नंबर लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक। मल्टीप्लायर 10 रेज़ टू पावर 0, मतलब ये 1 लिखा, ये 1 लिख सकते हो, ये 10 रेज़ टू पावर 0 1, ये क्या हो जाएगा 10, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, 10 का पावर 4, 10 का पावर 5, 10 का पावर 6, 10 का पावर 7, 10 का पावर 8, 10 का पावर 9, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, टेन का पावर -1, 10 का पावर -2। अब टॉलरेंस में आ जाते हैं। अब क्या टॉलरेंस में आ जाते हैं, टॉलरेंस में आ जाएगा गोल्ड का 5%, टॉलरेंस परसेंट में लिखा जाता है बेटा, टॉलरेंस किसमें परसेंट है, ऐसा 5%, 10%, नो कलर रहेगा तो 20%। अब देखिए समझिएगा एक एक बात को, जैसे कार्बन रेसिस्टर में किसी कार्बन रेसिस्टर में बड़ा बना रहा हूँ बेटा इसको, ठीक है। मान लिया कि मैंने बेटा क्या क्या दिया, पहले मान लिया मैंने दिया आपको बेटा रेट दिया, चलो पहले क्या दिया रेट, ये रेट दिया, ओके कलर को रेट दिया। दूसरा क्या दिया बेटा, दूसरा दे दिया, चलो ब्लैक दे दिया, ब्लैक दे दिया, ठीक है। तीसरा क्या दे दिया बेटा, तीसरा ब्राउन दे दिया, तीसरा ब्लू दे दिया, ब्लू दे दिया, ये 3 हो गया। और एक हमने दे दिया सिल्वर, सिल्वर कितना दे दिया, गोल्ड दे दिया, चलो गोल्ड, गोल्ड को मैं कैसे डिनोट करूँ, किस तरह से बेटा गोल्ड के लिए डिफरेंट लग रहा है, थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, रेड भी नहीं लग रहा है, ग्रीन भी नहीं लग रहा है, इसको गोल्ड मान लो, चलो ठीक है। तो ऐसे 4 कलर दे दिया बेटा, है ना। इस रेसिस्टर में कितना कलर दे दिया, 4 कलर दे दिया। अब आपसे बोला गया कि बताइए बेटा इसका वैल्यू क्या होगा, 4 कलर का 4 ये कलर कोड किया हुआ क्या वैल्यू होगा। इसमें ये टॉलरेंस है बेटा, टॉलरेंस क्या होता है बेटा, 3 कलर कोड तो ठीक है, यहाँ से डेटा मिल जाएगा। इसमें जो टॉलरेंस है वो क्या होता है, टॉलरेंस, टॉलरेंस बेटा बताता है किसी रेसिस्टर का क्वालिटी प्योरिटी बताता है बेटा कि ये कितना टॉलरेट कर सकता है बेटा, ठीक है। और इसके ऊपर इसका वैल्यू भी होता है बेटा, उसका मतलब कॉस्ट इसके ऊपर होता है, जितना ज़्यादा प्योरिटी रहेगा बेटा, ठीक है, उतना क्या होगा
जितना ज़्यादा प्योरिटी रहेगा उतना कम इसका टॉलरेंस होगा बेटा, जितना ज़्यादा टॉलरेंस होगा बेटा उसकी कॉस्ट उतनी ही कम होगी। प्लस माइनस 5%। नो कलर बेटा मतलब है 20% इसका टॉलरेंस। नो कलर का मतलब है कि टॉलरेंस इसका बहुत ज़्यादा है, ठीक है बेटा। तो अभी हम देखते हैं टॉलरेंस के लिए, पहले हम ये निकालते हैं बेटा कि क्या क्या है इसके साथ। तो जैसे पहले रेड देखा, रेड है, रेड में देखिए पहले के इसका पहला जो 2 रिंग होगा, 2 कोड होगा बेटा, पहला जो 2 कोड होगा, फर्स्ट 2 कोड वो यहीं से उठाएंगे। तो पहले जैसे रेड है, रेड कितना लिखा 2, तो 2 लिखा बेटा। उसके बाद क्या है ब्लैक, तो ब्लैक देखो आप कितना है बेटा 0, 20 लिखा। उसके बाद लिखते हैं इनटू। उसके बाद थर्ड क्या है बेटा ब्लू, तो देखिए ब्लू में कितना है 10�6, यहाँ पे लिखा इनटू 10�6। उसके बाद ये टॉलरेंस प्लस माइनस, ये क्या है बेटा गोल्ड है, ये क्या है गोल्ड है, गोल्ड प्लस माइनस गोल्ड में क्या आएगा 5%, प्लस माइनस 5%, ये इसका वैल्यू होगा। ये इसका वैल्यू होगा। इस तरीके से हम कार्बन रेसिस्टेंस को हम बेटा बता सकते हैं, कार्बन रेसिस्टेंस का वैल्यू बता सकते हैं। ओके, अब अगले वीडियो में देखेंगे बेटा ओम्स लॉ एंड सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, resistors and cells। Okay।